students, welcome to Soumya's Commerce Station. So as you all know that we were doing the chapter Nature and Terminology of Accounting and इस chapter में बीच में objectives वाला part and types of accounts वाला part अभी के लिए skip करा गया है because first of all you need to understand कि जो terms use होंगे accountancy में उनकी क्या क्या meaning है. तो अभी वो part skip करके हम लोग terms कर रहे हैं, basic accounting terms पर अभी है एंड इसमें कुछ सारे टर्म्स हो चुके हैं एंड वो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जिसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी, असेट्स हो गए, इस तरह से कुछ टर्म्स हो चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं. तो वही अब हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. जब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो जाएंगे देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे एंड देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स पर आएंगे. तो धीरे धीरे करके ये चैप्टर आगे बढ़ेगा. ये अकाउंटेंसी का चैप्टर आपके इसमें बिजनेस में है एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये बेसिकली जो टर्म्स हैं इनकी मीनिंग आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब आप प्रॉपर अकाउंटेंसी करोगे, ठीक है, जो कि आपको 11th एंड 12th में करने को मिलेगी इफ यू विश टू कंटिन्यू कॉमर्स. तो अभी के लिए ये टर्म्स करे जा रहे हैं, इनकी केवल आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक टर्म दे दिया, दूसरा टर्म दे दिया और वो पूछेगी कि इसमें से असेट क्या है एंड लाइबिलिटी क्या है, या इसमें से गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, ऐसे करके वो आपको डिफरेंट तरीके सिनेरियो दे सकते हैं. तो इस तरीके से बस आपको जानना है. एंड अब क्या है, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में टर्म्स हो चुके हैं. जो आज हम लोग टर्म करेंगे वो पहला है स्टॉक. स्टॉक क्या होता है, ठीक है. देखिए स्टॉक बेसिकली आपका बताता है गुड्स. गुड्स क्या है, किससे, ये आपका गुड्स को बताता है. अब आप बोलोगे गुड्स के साथ सर्विसेज भी होती है बट स्टॉक में गुड्स इंक्लूड होते हैं. गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होती है टैंजिबल प्रोडक्ट्स. टैंजिबल प्रोडक्ट्स, टैंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टैंजिबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ड. सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं. सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं. तो स्टॉक जो है वो आपका गुड्स से रिलेटेड है. एक और चीज, गुड्स होते क्या है, एक बिजनेस के लिए गुड्स होते क्या है. गुड्स वो चीजें होती है जो बिजनेस ने या तो प्रोड्यूस करी है, प्रोड्यूस मतलब खुद की एक फैक्ट्री में, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस करी है, या फिर कहीं से परचेज करी है, किसी और बिजनेस से परचेज करी है और फिर वो उस गुड को आगे सेल करेंगे. क्यों परचेज करी है या प्रोड्यूस करी है, टू सेल इट इन फ्यूचर, रीसेल के लिए. अगर कोई सामान को जो कि टैंजिबल है वो बिजनेस में प्रोड्यूस करा है या परचेज करा है और उसको वो आगे रीसेल करेगी देन दैट इज अ गुड, उसको हमें गुड बोलते हैं, ठीक है. बिजनेस की जो डेफिनेशन थी उसमें आपको पता है कि बिजनेस होता है इट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. स्टॉक उन्हीं गुड्स के बारे में आपसे बात करता है, ठीक है. गुड्स को या तो आप परचेज करोगे या आप सेल करोगे, ठीक है. उससे आपका कौन से टर्म आए थे, परचेजेस एंड सेल्स आया था जो आपकी लास्ट वीडियो में हो चुका है, ठीक है. स्टॉक क्या कहता है, तो स्टॉक की डेफिनेशन है कि स्टॉक मींस द गुड्स व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑन व्हिच द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए आपको पता है अकाउंटेंसी में कई सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं, कई सारे टाइप के अकाउंट बनते हैं. लास्ट में एक आपका स्टेटमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट. तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट कब बनती है कि जितने भी अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स हैं इनको ये आते हैं आपके फाइनल वाले में. बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट आपकी बनती है 31 मार्च को. 31 मार्च को ही क्यों बनती है, इसलिए क्योंकि हर बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन होता है. अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स का वो टाइम पीरियड जिसके अंदर बिजनेस अपनी सारी एक्टिविटीज करेगी और उस 12 मंथ्स के एंड में वो चेक करेगी कि उसकी उतनी सारी एक्टिविटीज से उसे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. तो ये जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है ये अकाउंटिंग पीरियड होता है और ये पीरियड आपको शुरू होता है अप्रैल 1 से 31 मार्च तक. तो ये आपका पूरा 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है. ये 1 जनवरी से दिसंबर तक नहीं लिया जा रहा है, ठीक है. तभी आप देखो, आपको पता होगा कि अभी जब 31 मार्च आएगा तो वो अप्रैल का मंथ से मार्च का जो मंथ है उसमें बहुत आपका बजट से रिलेटेड चीजें होंगी, सीएस से रिलेटेड आप न्यूज में भी सुनोगे, ठीक है. अगर आप कॉमर्स की फील्ड से हो तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. उस दिन फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा हो गए एंड अगर आप फॉरेन कंपनीज की बात कर लो, टेस्ला की बात करो, तो ये सारे कंपनीज के अपने अकाउंट्स बनाएंगे, उनकी शीट्स निकलेंगी, ठीक है. तो ये सब क्या, ये 31 मार्च के दिन होता है.
31 मार्च के दिन ये सारा काम बिजनेस अपना करता है। तो 31 मार्च के दिन जब बैलेंस शीट बन रही है तो स्टॉक कह रहे हैं कि जिस दिन बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उस दिन बिजनेस को ये देखना है कि उसके पास इतने कौन से गुड्स रखे हैं विच आर अनसोल्ड। देखो गुड्स जो होते हैं, आपको गुड्स की डेफिनेशन में बताया गया है कि इन गुड्स को प्रोड्यूस या परचेज करा जाता है। क्यों करा जाता है? ताकि उसे हम बाद में सेल करेंगे। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन होता है वो कभी भी गुड अगर खरीद रहा है तो वो हमेशा उसको सेल कर देगा। कंज्यूमर जो होता है वो जब भी गुड खरीदता है तो वो उसको खुद ही यूज कर लेता है। ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो है या बिजनेसमैन जो है वो गुड्स को खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, आगे सेल करने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक कंज्यूमर अगर कोई भी गुड को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, देन वो उसको उसका फाइनल कंजम्पशन करेगा, वो उस गुड को यूज करेगा, ना कि उसको सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड्स जो है जो अनसोल्ड है, अब गुड्स तो हमने इसलिए खरीदे थे कि हमें सेल करने थे। अब बिजनेस जिस दिन बैलेंस शीट बना रही है उस दिन वो चेक करेगी कि उसके पास ऐसे कौन से गुड्स रखे हैं विच आर स्टिल अनसोल्ड, जिनको अभी तक उस बिजनेस ने सेल नहीं किया है, उस गुड्स को कैश में कन्वर्ट नहीं किया है। उन अनसोल्ड गुड्स का जो उनके पास पूरा बंडल रखा है, उनके गोडाउन में, उनके वेयरहाउस में जो गुड्स का स्टॉक रखा है, गुड्स का जो स्टॉक रखा है उसी को स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक क्या है? स्टॉक वो अमाउंट ऑफ गुड्स है जो बैलेंस शीट जिस दिन बिजनेस बना रहा है उस दिन उसके पास अनसोल्ड पड़े हुए हैं उसके गोडाउन में, उन्हीं को स्टॉक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि टू असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर कंप्लीट लिस्ट। अब देखो होता क्या है, आप अपने घर के एग्जाम्पल से देखो, अगर आपसे बोला जाए कि आपके किचन में अभी वेजिटेबल्स का क्या स्टॉक है, तो आप देखोगे कि स्टॉक का क्या मतलब है, वो वेजिटेबल्स जिनको अभी आपने कुक नहीं करा है, जिनको अभी आपने कंज्यूम नहीं करा है। आप जाओगे अपने फ्रिज में देखोगे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल होगी, टोमेटोज होंगे, पोटैटो होगा, अब वो तो फ्रिज में नहीं रखते हैं, टोमेटोज हो गई, फिर आपका लेमन्स हो गए, उसके बाद पोटैटोज आपके और भी रखे होंगे, फिर अनियंस होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हैं। फिर आप देखोगे कितनी कितनी क्वांटिटी है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई 10 है, कोई केजीज में फुल आपके पास स्टॉक रखा है, किसी का स्टॉक आपके पास खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि बिजनेस को जो है उसके पास भी डिफरेंट टाइप का सामान होता है, वो चेक करेगा कि भाई अगर हमने कोई रॉ मटेरियल मंगाया है वो कितना कितना चीज है। अगर ऐसा कोई सामान है जो हम पूरा बना चुके हैं, ठीक है, जिस भी गुड में हम डील कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई बिजनेस है जो कि मार्कर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो बैलेंस शीट वाले दिन उसके पास मार्कर्स भी बने बनाए रखे होंगे। ठीक है, जिसको उसने अभी सेल नहीं करा है वो अपने अगले साल में सेल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गुड उनके पास होगा। उनको क्या करना है, वो असरटेन करना है कि कौन से टाइप के गुड्स हमारे पास है एंड उन गुड्स की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, ये बस इतना ही कह रहा है, यही स्टॉक होता है। हमारे पास 10,000 मार्कर्स हैं, 1000 हमारे पास सेमी फिनिश्ड मार्कर है जो कि अभी नहीं बना है, उनको भी हमने और आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5000 रुपीज का रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से वो वैल्यूएशन करेंगे कि उनके पास कितना स्टॉक है। उसके बाद कहते हैं इसमें कि स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस प्रिंसिपल। अब ये क्या प्रिंसिपल क्या है, देखो इसमें देखिए जितने आपकी लाइन से एक एक लाइन की मीनिंग है एंड ये लाइंस जो आपको एक एक सेंटेंसेस लग रही है, ये अपने अपने चैप्टर्स है। कुछ इसमें ऐसे आपके टर्म्स दिखेंगे, कॉमा कॉमा करके कई सारे टर्म्स लिख देंगे एंड आगे चल के आपको पता चलेगा कि दीज आर फुल फ्लेजेड चैप्टर्स, के बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो अकाउंटिंग में आपको बताया गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फंडामेंटल रूल, कुछ नियम बना दिए गए हैं कि उसी तरीके से काम करना है। तो इसी तरीके से अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है और वो प्रिंसिपल कहता है कि वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन मतलब किसी चीज को वैल्यू देना। अगर हम बोले कि ये मार्कर 50 रुपीज का है तो ये इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, तो वैल्यूएशन करनी है कॉस्ट प्राइस पे और मार्केट प्राइस पे, जो भी इनमें से कम होगा, लेस होगा। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए बिजनेस के पास सामान है, ठीक है, बिजनेस पास गुड्स है, या तो उसने परचेज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे खुद से। तो उसमें कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू आपको जो बतानी है कि ये कितने रुपए का आपका वो सामान है, तो आप ये देखोगे कि उस सामान की कॉस्ट प्राइस क्या है और उस सामान का मार्केट प्राइस क्या है, और उसमें से जो भी अमाउंट लेस होगी, अगर कॉस्ट प्राइस कम है या मार्केट, तो आप उसको वो वैल्यू दे दोगे, अगर मार्केट प्राइस उसकी कम है तो आप उसकी वो वैल्यू दे दोगे। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए आपने आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामान है। अब क्या है कि आपके पास आप किसी भी तरह का सामान ले लो,
फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड जब परचेज करा गया था, तो जब आपने खरीदा होगा ये बोर्ड, ठीक है, जब जैसे मैंने ये बोर्ड जब खरीदा तो ये 750 या 800 का अगर पड़ा, तो अगर 750 का है तो ये क्या है, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जब इस गुड को, इस टैंजिबल प्रोडक्ट को खरीदा गया था तो इसके लिए 800 की पेमेंट कर दी गई थी, तो ये क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। अब क्या है, अगर आज के टाइम पे इस बोर्ड की वैल्यू पता करी जाए कि ये बोर्ड मार्केट में कितने का मिलेगा, तो आज पता चल रहा है कि ये बोर्ड 1000 रुपीज में अवेलेबल है, तो ये क्या है, इसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस किसी भी चीज की बदलती रहती है, पर कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो वैल्यू होती है जो आपने उस सामान को खरीदते टाइम पे करी होती है, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्ट होता है। आपके पास मोबाइल फोन है, जब आपने खरीदा होगा 1 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले, तो आपने उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू पे करी होगी। पर अगर आप आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे इस प्रोडक्ट की वैल्यू देखो, तो हो सकता है या तो वो फोन आपका महंगा हो गया होगा या उसकी प्राइस कम हो गई होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट प्राइस आपकी बदल जाएगी। आपने अगर 20,000 पे करा था उस टाइम फोन के लिए, और आज आपका फोन वो 18,000 का हो गया है, 18,000 की मार्केट में उसकी वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस तो आपका 20,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं बिजनेस के पास भी अलग अलग तरह का गुड रखा रहता है। अब बिजनेस ने कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ठीक है, अब जैसे कि अगर डस्टर्स का बिजनेस है, अगर पेन का बिजनेस है, मार्कर्स का बिजनेस है, तो इस मार्कर की बॉडी के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल। जब उन्होंने वो रॉ मटेरियल खरीदा था, तो वो रॉ मटेरियल उनको 10 रुपीज पर पीस का पड़ा था। किसी भी तरह का रॉ मटेरियल से 10 रुपए उनको एक पीस के लिए देने पड़े थे। अब आज वो देख रहे हैं कि आज वो रॉ मटेरियल उनके पास कुछ क्वांटिटी उनके पास बच गई है, तो उन्होंने ये देखा कि इसको जब मैंने खरीदा था, बिजनेस ने जब परचेज करा था, तो वो 10 रुपीज का इनको पड़ा था। आज के टाइम पे अगर मार्केट में इस सामान को खरीदा जाएगा, आज के टाइम पे अगर मार्केट में इस सामान को खरीदा जाएगा, तो क्या होगा, वो पता चल रहा है कि वो 15 रुपीज का अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट 15 रुपीज का अवेलेबल है। तो ये है उसकी मार्केट प्राइस। तो अब इन्हें ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस में और मार्केट प्राइस में कौन सी वैल्यू छोटी है। तो इस कंडीशन में, इस केस में आपको समझ आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज लेस। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 15 रुपीज है। तो आज के टाइम पे जब उस प्रोडक्ट को वो अपने अकाउंट्स में लिखेंगे, अकाउंटेंसी की बुक्स में लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू वो 10 रुपीज पर पीस लिखेंगे, ठीक है। उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, जब वो प्रोडक्ट खरीदा गया था तो वो 10 रुपीज का था, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 10 रुपीज हुई। आज के टाइम पे जब मार्केट में उस प्रोडक्ट को देखा जाएगा तो वो प्रोडक्ट 5 रुपीज का अवेलेबल है। तो बिजनेस ने कहा देखो कॉस्ट प्राइस तो 10 थी, मार्केट प्राइस 5 है, हम बुक में क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, हम मार्केट प्राइस को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी की एक प्रिंसिपल है जो कहती है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जिसकी भी वैल्यू कम होगी, उस चीज को उतनी वैल्यू पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है जो आपके स्टॉक में दे दी गई थी। तो स्टॉक क्या है, आप देखो स्टॉक भी जो आपको ये 4-5 लाइन की डेफिनेशन है, ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है, बहुत चीजें इसमें है, कई तरह के प्रोसेस होते हैं, कई तरह के मेथड्स होते हैं, वो सब चीजें अब आप 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है, आपने देखा कि जो बिजनेस होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और बंद होता है 31 मार्च को। तो आप इसको ओपनिंग मान लो एंड इसको आप क्लोजिंग मान लो, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस खुला और यहाँ पे बंद हो गया, दो बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, कंसिडरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो जब अप्रैल 1 को बिजनेस शुरू करा गया होगा तो पिछले साल का सामान तो बचा ही होगा उनके पास, ठीक है। 31 मार्च को वो बैलेंस शीट उन्होंने बनाई होगी अपनी। अब अप्रैल 1 को फिर अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उनके पास जो स्टॉक इस दिन बच रहा है 1 अप्रैल को उनके पास जो था वो उनका ओपनिंग स्टॉक है। फिर 31 मार्च को वो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो 31 मार्च को अब इस पूरे साल उन्होंने जब उस स्टॉक को यूज कर लिया, उस गुड को, कुछ गुड उन्होंने परचेज करा होगा, कुछ उन्होंने सेल कर दिया होगा, कुछ खराब हो गया होगा, कुछ चोरी हो गया होगा, उसके बाद उनके पास जो गुड्स बच रहे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक से छोटा भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको पता है कि चलो आज तो बैलेंस शीट बन रही है, आज मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ स्टॉक अभी के लिए रखी हुई है। जब 1 अप्रैल को ये बिजनेस शुरू हुआ था तब मेरे पास कितनी स्टॉक थी, वो आपकी ओपनिंग स्टॉक होती है। 31 मार्च को जितनी स्टॉक मेरे पास बच रही है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ, हाँ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में जितना बच रहा है
जो अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जितना अनसोल्ड रखा था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, इतना ही आपका स्टॉक में है। एंड एक और चीज, जो आपके गुड्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं आपको पता है वो 3 टाइप के होते हैं। रॉ मटेरियल्स होते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, एंड देन फिनिश्ड गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनानी है तो उस टेबल के लिए आपको वुड की जरूरत है। ठीक है, आपके पास खूब सारी वुड आ गई है। ठीक है, वुड के बड़े बड़े बोर्ड्स आ गए, ये वुड है, तो ये क्या रॉ मटेरियल है। अभी ये टेबल नहीं है, अभी ये वुड है केवल। उसके बाद सेमी फिनिश्ड क्या है, उस वुड को अच्छे से यूज करके टेबल बना दी गई। ठीक है, बट अभी इस टेबल का बस इतना ही पार्ट बना है, तो ये क्या है, ये सेमी फिनिश्ड गुड है। अभी ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है, अभी आप इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। फिनिश्ड क्या है, जब ये टेबल पूरी बन जाए, जब इस टेबल को पूरी तरह से बना दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फिनिश्ड गुड हो जाएगी। तो अब बिजनेस के पास जिस दिन वो बैलेंस शीट बना रहा है उसके पास ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, उसके पास सेमी फिनिश्ड फॉर्म में भी गुड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड उसके पास फिनिश्ड गुड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही है कि स्टॉक जो है उसमें गुड्स आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक में बस इतना ही आपका है। ठीक है, तो स्टॉक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको वो कमेंट सेक्शन करके उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक में आपका इतना था। अब स्टॉक के बाद आपका जो टर्म आ रहा है वो है डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, देखिए ये आपका बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस है। बिजनेस का काम क्या है, जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज बनाए उसको वो सेल करेगा। सेल किसको करेगा, सेल करेगा कंज्यूमर को। ये आपका कंज्यूमर है, ये आपका अच्छे से कंज्यूमर है, कैप भी लगा दो। ठीक है, इनको सेल करेगा। तो अब आपको पता है कि आपको कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। कैश ट्रांजैक्शन वो है जब बिजनेस गुड को सेल कर रहा है और जिसको भी सेल किया जा रहा है, जो कस्टमर है, वो तुरंत ही पेमेंट कर दे रहा है, रुपीज में पेमेंट कर दे रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो है कि बिजनेस ने गुड तो सेल कर दिया, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट जो करनी थी रुपीज में वो अभी नहीं करी। कस्टमर ने कहा वो मैं कुछ दिन के बाद कर दूंगा, जिसको हम कहते हैं उधार पे सामान खरीद लेना। तो अब क्या है, बिजनेस ने, चलो आज के दिन, आज की जो डेट है, आज के दिन बिजनेस ने गुड्स को सेल करा। आज के दिन बिजनेस ने गुड्स को सेल करा, तो कुछ गुड्स सेल होके उसके पास कैश आ गया होगा। अब जिनको उन्होंने सेल करा और जिन लोगों ने उसको अभी कैश में पेमेंट नहीं करी है, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि बिजनेस ने उधार दे दिया, उधार पे गुड्स सेल कर दिए उन लोगों को। एक तरीके से डेट दे दिया। क्या दे दिया, डेट, DEBT। डेट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, लोन। बट यहाँ पे आपको ये लोन से नहीं देखना, बिकॉज यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स की। हम गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स को जब सेल करा गया, गुड्स को जब सेल करा गया उधार पे, कर्ज पे, जब बिजनेस ने सेल करा, मतलब कि जिस कस्टमर को गुड बेचे गए हैं उस कस्टमर ने अभी पैसे में पेमेंट नहीं करी है। मतलब हमने तो गुड दे दिया पर हमें जो उसकी बदले पेमेंट मिलनी थी वो अभी नहीं मिली है। तो यहाँ पर ये जो डेट पर डेट दे दिया गया, ये जो कर्ज पे गुड सोल्ड सेल कर दिए गए हैं कस्टमर को, तो बिजनेस बोलेगा कि अब ये कस्टमर हमारा डेटर है। ये कस्टमर हमारा डेटर है का मतलब है कि हमने इसको गुड्स डेट पर, कर्ज पर सेल कर दिए। ठीक है, हमने इस पर्सन को जो गुड्स सेल करे हैं उसके बदले हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, हमने इस पर्सन को क्रेडिट सेल्स करी है। क्रेडिट सेल्स क्या होती है, क्रेडिट पर सेल कर देना गुड को, वो क्रेडिट सेल होती है। मतलब इसके बदले हमें कैश नहीं रिसीव हुआ है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जब बिजनेस ऐसा करता है तो जिस पर्सन को सेल करा गया है ऑन द क्रेडिट बेसिस, देन वो पर्सन बिजनेस के लिए डेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो पर्सन बिजनेस के लिए डेटर हो जाता है। तो डेटर क्या कहता है, डेटर अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म। अब अगर ये डेटर है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस बिजनेस ने इस पर्सन को जो गुड्स सेल करे थे वो 20 रुपीज के थे,
तो इसका मतलब ये है कि अब इसने पेमेंट तो करी नहीं है, तो अब इस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इस पे कर्ज हो जाएगा 20 रुपीज का। ये पर्सन को अब 20 रुपीज पे करने होंगे इस बिजनेस को ये पर्सन पे करेगा 20 रुपीज। तो यहाँ पे पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट इसको करनी है। उधार किसने लिया है, इस कस्टमर ने लिया, बिजनेस ने लिया नहीं। बिजनेस जो है, बिजनेस ने गुड सेल करे थे, इसने पेमेंट नहीं करी, इसने उधार पे ले लिया, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ये 20 रुपीज बिजनेस को वापस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन विल ओ ₹20 टू द बिजनेस, और इसको हम लोग, इस पर्सन को, इस कस्टमर को हम लोग डेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया कि टर्म डेटर्स का मतलब है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कस्टमर बिजनेस को ओ करता है, जो अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर पेमेंट करेगा बिजनेस को इन फ्यूचर। ठीक है, जब गुड्स हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं तो जो मनी कस्टमर्स ने पे नहीं किया होता है उस गुड या सर्विस को लेने के लिए, उतने अमाउंट के वो डेटर बन जाते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट पेमेंट टू ट्रेड डेटर्स, अभी ट्रेड डेटर्स एंड डेटर्स है, आपको बस इतना पता होना चाहिए डेटर क्या होता है। डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस को ओ करता है मनी। इसका मतलब ये है कि वी हैव मेड क्रेडिट सेल्स टू दैट पर्सन, हमने उस पर्सन को गुड्स क्रेडिट बेसिस पर सेल करे थे, उस पर्सन ने हमें इमीडिएट पेमेंट, कैश में पेमेंट नहीं करी है, उधार पर है, वो पर्सन बाद में कभी हमें पेमेंट करेगा। सो जब तक वो पेमेंट नहीं कर रहा है तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, तब तक हम उसे डेटर बोलेंगे, कर्जदार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी शॉप पे गए हो एंड आपने वहां से एक पेंसिल खरीद ली एंड आपने बोला शॉपकीपर से कि आपको ये पेमेंट हम बाद में कर देंगे, तो आप पेंसिल लेकर घर आओगे, उसको यूज करोगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक उस शॉपकीपर के लिए आप डेटर रहोगे। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस था, आप कस्टमर थे। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक और चीज, अकाउंटेंसी में हमेशा वी हैव टू कंसिडर कीपिंग इन माइंड कि हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि हम इसके तरफ से भी बोले, इसके तरफ से भी, आपको हमेशा बिजनेस की तरफ से देखना है। कुछ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप ये समझ के देखो कि आप बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस ने सेल करा, उस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी, तो बिजनेस को वो पैसा बाद में रिसीव होगा, दैट पर्सन विल बिकम डेटर ऑफ द बिजनेस, ये हो जाता है। ठीक है, डेटर्स के बाद सेम आपका एक जो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है वो आता है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या आता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, अब सेम चीज बिजनेस के साथ भी हो सकती है। आपको पता है बिजनेस या तो प्रोड्यूस करता है गुड्स या फिर परचेज करता है। अब सामान बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल तो खरीदने ही पड़ेंगे बिजनेस को। ठीक है, कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ेंगे, तो ऐसे ही बिजनेस भी कई तरह के सामान खरीदता है। अब आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हटा के दूसरे तरीके से देखो, एंड यहाँ पर भी आपको ये पर्सपेक्टिव से देखना है कि बिजनेस की तरफ से क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपकी फर्म है। फर्म क्या होती है, फर्म क्या आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फर्म क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रही हो उसको हम फर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये फर्म है, इसने क्या करा, यहाँ पर ये एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर ये एक पर्सन है, इनके बारे में बता देते हैं। हाँ, ये है मिस्टर ए, ये क्या है, सप्लायर है। सप्लायर क्या है, जो बिजनेस को सप्लाईज देता है, रॉ मटेरियल देता है। अब ये फर्म है, इसको कोई बिजनेस करना था, इसको जरूरत पड़ी रॉ मटेरियल की। ठीक है, इसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी। अब इसने क्या किया, ये इस पर्सन के पास गया, इनसे इन्होंने रॉ मटेरियल खरीद लिए। रॉ मटेरियल इस पर्सन से बिजनेस ने खरीद लिया। अब बिजनेस ने सामान खरीद तो लिया, पर बिजनेस ने इमीडिएट पेमेंट, जो पेमेंट करनी थी वो नहीं करी। इमीडिएट पेमेंट जो करनी थी, जो कैश देना था, वो बिजनेस ने नहीं दिया। बिजनेस ने बोला कि देखिए हम आपसे रॉ मटेरियल आज खरीद रहे हैं, अभी हमें प्रोडक्शन वगैरह करनी है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ समय के बाद पेमेंट कर देंगे। ऐसा बिजनेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस जो सामान खरीद रहा है, ये क्या खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है। ठीक है, तो अगर बिजनेस कोई गुड खरीद रहा है, किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। जैसे कि
जब बिजनेस ने गुड्स को सेल करा था और किस बेसिस पे सेल करा था, क्रेडिट बेसिस पे सेल करा था, बिकॉज जिसे सेल किया गया था उसने कैश में पेमेंट नहीं करी, वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, तो उसे हमने क्रेडिट सेल्स बोला था। सिमिलरली जब बिजनेस कहीं से क्रेडिट परचेजेस करेगा, बिजनेस अगर कोई गुड्स को परचेज कर रहा है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब वो उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फर्म ने क्रेडिट परचेजेस करी। जब फर्म क्रेडिट परचेजेस करेगा, देन ये पर्सन जिससे क्रेडिट में परचेज किया गया है, ये क्या हो जाएगा, ये बिजनेस का क्रेडिटर बन जाएगा, ये बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन जाएगा। नाउ इन दिस केस द बिजनेस विल, अगर 20 रुपीज का था तो बिजनेस विल ओ 20 रुपीज टू मिस्टर ए। यहाँ पर बिजनेस विल ओ 20 रुपीज टू मिस्टर ए, मतलब बिजनेस के ऊपर अभी 20 रुपीज का कर्ज आ गया है, बिजनेस को अब पेमेंट करनी है 20 रुपीज की इस पर्सन को, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीद लिए, बिजनेस ने बोला कि भाई आपने 20 रुपीज का सामान लिया पर अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम ये आपको बाद में कर देंगे। अब बिजनेस ने सामान ले आया, बिजनेस अपना काम कर रहा है, तो अब जिस सप्लायर ने दे दिया है तो हमें सप्लायर की तरफ से देखना ही नहीं है, हमें कभी भी किसी और की तरफ से नहीं देखना, हमें हमेशा बिजनेस की तरफ से देखना है। बिजनेस की तरफ से क्या कहानी है, बिजनेस की तरफ से ये कहानी है कि बिजनेस ने सामान खरीदा, सामान आ गया बिजनेस के पास, अब बिजनेस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेमेंट करेगा 20 रुपीज की, क्या उसने करी, नहीं करी। तो अब इस केस में वो जो पर्सन है जिसे पेमेंट करनी थी, बिजनेस उसको क्या बोलेगा, बिजनेस उसको अपना क्रेडिटर बोलेगा, ठीक है, बिजनेस उसको अपना क्रेडिटर बोलेगा। और क्रेडिटर का मतलब ये है कि अब जितने भी अमाउंट का क्रेडिटर है, 20 रुपीज का क्रेडिटर का मतलब कि बिजनेस जो है फ्यूचर में 20 रुपीज की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा एक ट्रांजैक्शन हो गया है जिसकी वजह से बिजनेस इज ओइंग 20 रुपीज टू दैट पर्सन, टू मिस्टर ए इन दिस केस, ठीक है। तो ये आपका होता है क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। तो क्रेडिटर में क्या कहता है, पर्सन टू होम द फर्म ओज मनी, वो पर्सन जिसकी तरफ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि उसे मनी पेमेंट करनी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म, ठीक है। तो हमें हमेशा बिजनेस की तरफ से चीजें देखनी है। अगर आप यहाँ पर, जब देखो बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस पर्सन की तरफ से सोचने लगेगी, वो कहेंगे कि भाई सप्लायर ने तो गुड बिजनेस को बेच दिया, बिजनेस ने दिया नहीं, तो यहाँ पे डेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस डेटर हो जाएगा। पर आपको तो देखना है इस तरफ से, आप अगर उल्टे तरफ से देखोगे फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में बिजनेस आपका क्रेडिटर है एंड वो पर्सन डेटर था। इस वाले केस में ये पर्सन अगर क्रेडिटर है तो बिजनेस डेटर हो गया है। तो आपको दोनों तरफ से देख के क्या करना है, आपको कोई इससे मतलब नहीं है, आपको केवल देखना है कि बिजनेस की तरफ से क्या सीन है, ठीक है। उस फर्स्ट वाले केस में, डेटर वाले केस में बिजनेस ने गुड्स बेचे थे एंड उस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी थी, तो वो पर्सन बिजनेस का डेटर था। सेकेंड वाले केस में बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं एंड बिजनेस ने पेमेंट नहीं करी है, तो अब वो पर्सन बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका केस है क्रेडिटर का। इसमें उसके बाद बताया गया है कि क्रेडिटर्स में ट्रेड क्रेडिटर्स आते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पर परचेज करा है। परचेजेस कितने तरह से हो सकती है, कैश पर हो सकती है, क्रेडिट पर हो सकती है, आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। अगर सामान खरीद के तुरंत पेमेंट हो गई तो कैश परचेज हो गई, सामान खरीदा और तुरंत पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट परचेज हो गई। सिमिलरली जब हम सेल कर रहे हैं सामान को, अगर हमने सामान बेचा और तुरंत पेमेंट मिल गई कैश में तो कैश सेल्स हो गई। अगर हमने सामान सेल करा, बेचा और तुरंत पेमेंट नहीं मिल रही है तो वो क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है, ये होता है। उसके बाद टोटल अमाउंट, हाँ फिर वो सन्ड्री क्रेडिटर्स वाला है। तो आपको यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का बस इतना पता होना चाहिए कि डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो ओ कर रहा है मनी टू द बिजनेस, क्योंकि उसको पेमेंट टू द बिजनेस करनी, वो बिजनेस को पेमेंट करेगा बाद में। आपको ये देखना पेमेंट करनी किसको है, आपको इस केस में ये देखना पेमेंट करनी किसको है। क्रेडिटर वाले केस में बिजनेस क्रेडिटर है, बिजनेस जो है बिजनेस डेटर है एंड जिस पर्सन को पेमेंट करनी है वो पर्सन क्रेडिटर है, ठीक है। तो आपको डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इस वाले चीजों में आपको हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर आप देखो परचेजेस वाला कॉन्सेप्ट भी, तो परचेजेस वाले कॉन्सेप्ट में था कि बिजनेस ने सामान खरीदा, तो अगर आप देख रहे हो कि बिजनेस ने सामान खरीदा है तो आप उस पर्सन की तरफ से भी सोच सकते हो, उस पर्सन की तरफ से तो उसने सामान सेल करा है तो यहाँ तो सेलिंग हो गई। तो परचेजिंग एंड सेलिंग साथ में ही हो रही है। अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हो तो इसका मतलब वो पर्सन आपको सामान सेल कर रहा है, अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो इसका मतलब वो पर्सन आपसे खरीद रहा है। तो सेल्स एंड परचेजेस साइड बाय साइड है।
उसी तरीके से डेटर एंड क्रेडिटर भी है। अगर आप अपने फ्रेंड से 10 रुपीज का लोन ले रहे हो तो आपने तो लोन ले लिया, तो आपने कर्ज लिया, तो आप तो डेटर हो गए क्योंकि आप बाद में वो पेमेंट करोगे। एंड वो जिस फ्रेंड से आपने लोन लिया है वो आपका क्रेडिटर हो गया, ठीक है, वो आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि उसको बाद में पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाता है, बट आपको तो दोनों तरीके से चीजें पॉसिबल है। हर ट्रांजैक्शन में दो तरीके से होते हैं। अभी आप ये चीज देखोगे कि हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती हैं। ये आप रूल्स में पढ़ोगे जब थोड़ा आपका चैप्टर वाला आगे बढ़ेगा, एंड आई थिंक सेकेंड चैप्टर में रूल्स होते हैं, उसमें ये चीज आपको समझ आएगी। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, बिजनेस की तरफ से देखो क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही होती हैं, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, ये चीज होती है। तो अब आपको बढ़ना घटना नहीं देखना, आपको बिजनेस की तरफ से देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, ठीक है, ये होता है। तो अब आपका ये हो चुका है। इसके बाद एक और टर्म है, वो छोटा सा टर्म है, एंड वो टर्म है आपका ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग से बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ड्राइंग कहाँ से आ गई, ड्राइंग करना, घर बनाना, चिड़िया बनाना, जैसे ये सब ड्राइंग्स बनी हुई है। तो ये ड्राइंग्स नहीं होती। ड्राइंग्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ड्राइंग जो वर्ड है ये आपका ड्रॉ से आया है, एंड ये ड्रॉ आपका पता है किससे आया है, ये ड्रॉ आपका आया है विदड्रॉ से। अब विदड्रॉ क्या होता है, विदड्रॉ वो होता है जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं। जब हमने बैंक से पैसे निकाले तो हम कहते हैं ना वी हैव विदड्रॉन द मनी, हमने बैंक से पैसे विदड्रॉ कर लिए हैं। तो होता क्या है, अब बिजनेस के अंदर तो सामान है, बिजनेस के अंदर कैश भी है, बिजनेस के अंदर गुड्स भी है। होता क्या है, जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस के गुड्स को या फिर कैश को, किन चीजों को, गुड्स को या फिर कैश को विदड्रॉ कर लेगा, अपने घर ले जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। होता क्या है, एक पर्सन, एक बिजनेसमैन है और उसकी शॉप है अच्छी खासी, एंड वो वहां पर जो क्लॉक्स होती, वॉल क्लॉक्स, वो सेल करता है, उसका बिजनेस है वॉल क्लॉक का। अब उसको पता चला कि उसका बहुत खास रिलेटिव घर पे आ रहा है और वहां पर उसको सोच रहा है कि वो आ रहे हैं तो उनको एक गिफ्ट में वॉल क्लॉक गिफ्ट कर दे। तो अब जब उस बंदे की खुद की शॉप है तो उसने क्या सोचा, यार मेरी तो खुद की शॉप है, एक क्लॉक लेके घर चले जाते हैं एंड उस पर्सन को हम दे देते गिफ्ट करके। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लॉक उनके पास थी जो उन्होंने कहीं से खरीदी होगी या तो उनके खुद में प्रोड्यूस करी होगी, जिसमें उनका खर्चा वर्चा हुआ होगा, जो उनका कॉस्ट था उस क्लॉक का, वो क्लॉक उन्होंने खरीदी एंड क्या, और वो क्लॉक घर ले आए और अपने रिलेटिव को गिफ्ट के फॉर्म में दे दी। तो यहाँ पर वो क्लॉक जो उनके शॉप में रखी हुई थी वो खरीद के घर ले आए, घर में अपने फ्रेंड को दे दी। क्या उन्होंने इस क्लॉक, जब वो क्लॉक तो उनके पास से चली गई, क्या उसके बदले में उन्हें कोई पैसा मिला, उस क्लॉक की जो अमाउंट थी क्या उनको मिली, नहीं मिली। अगर वो उस क्लॉक को सेल कर देते किसी कस्टमर को तो डेफिनेटली वो कस्टमर को पेमेंट करता आके। पर यहाँ पर ओनर ने अपने ही बिजनेस का सामान, बिजनेस का एक गुड घर लेकर उसको गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया एंड उसके बदले उन्हें कोई कैश वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस की गुड को अपने पर्सनल रीजंस के लिए यूज कर रहा है देन उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। सिमिलरली अब वो बिजनेसमैन जो है उसको पता चला कि उसके जो बच्चे हैं उनकी फीस पेमेंट करनी है एंड अभी उसके पास उसका जो बैंक अकाउंट है, देखो खुद का जो बैंक अकाउंट उसका होगा उसमें पैसे नहीं है। उसने सोचा बिजनेस जो मेरा है वहां पे मेरे पास कैश रखा है। देखिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस जो है और जो ओनर होता है उसके अकाउंट अलग अलग बनते हैं, ठीक है। जो ओनर होता है उसका अकाउंट अलग होता है, उसका पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओनर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए का अकाउंट बैंक अकाउंट बना होगा जिसमें उनके पैसे डिपॉजिट होंगे, एंड जो बिजनेस उनका है, अगर उनका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस का भी एक अलग अकाउंट होगा जिसमें बिजनेस के पैसे होंगे। इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। तो अब जो यहाँ पे ओनर की बात है, ओनर को फीस पेमेंट करनी है, उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बिजनेस के अकाउंट से निकाल लिया, क्या उसके बिजनेस में जो कैश रखा था वहां से उसने कुछ पैसे ले लिए एंड उससे उन्होंने पेमेंट कर दी अपने बच्चों की फीस की। तो यहाँ पर वो पैसा क्यों यूज हुआ, फॉर पर्सनल रीजंस, पर्सनल कंजम्पशन। बिजनेस ओनर के पर्सनल कंजम्पशन में उस बिजनेस का गुड या फिर कैश अगर वो यूज कर रहा है ओनर, देन उस चीज को, उस विड्रॉल को हम क्या बोलते हैं, उस विड्रॉल को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि जैसे कि
जो ये स्वीट शॉप्स के होते हैं ओनर्स, जिनकी स्वीट की शॉप्स होती है, मिठाई की दुकानें होती हैं, या फिर बेकरीज होती है जिनकी खुद की, या फिर रेस्टोरेंट्स खुद के होते हैं, या जिनके पास क्लोथ्स की शॉप होती है, तो आप लोग सोचते हो कि इनके पास तो जब मर्जी जो कपड़ा ले लो, ठीक है, जो मिठाई खानी है, जो स्वीट्स खानी है वो खा लो, तो ये इन बिजनेस के पास होता है। तो ऐसा वो नहीं कर सकते बिकॉज इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। अगर वो ओनर उस क्लॉक को गिफ्ट नहीं करता अपने रिलेटिव को, तो डेफिनेटली वो क्लॉक कभी ना कभी सेल करता है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, फायदा होता। बिजनेस में हमेशा फायदा देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। तो ये चीज आप सोचते हो बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से बिजनेस के लिए खराब होता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का सिंपल सा मतलब है वो गुड्स या फिर वो मनी जो एक बिजनेस का ओनर जो है वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है बिजनेस से और फिर अपने पर्सनल रीजंस के लिए यूज कर रहा है, देन उस विड्रॉल को बिजनेस ड्राइंग्स बोलेगा, ठीक है। बिजनेस बोलेगा कि ये ड्राइंग्स है जो ओनर ने हमारे कर ली है। हमेशा अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से होगी? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होगी। तो बिजनेस के हिसाब से तो ये होगा ना कि ओनर ने ये चीजें विड्रॉ कर ली, ये चीजें ले ली। तो ड्राइंग्स क्या है? इट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स which the owner takes from the firm for his personal और डोमेस्टिक यूज। अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए अगर वो यूज कर रहा है देन उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो इतने टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड ड्राइंग्स। अब इसके बाद आपके कुछ टर्म्स बच रहे हैं। नेट प्रॉफिट बचा है, नेट लॉस बचा है जो कि बहुत सिंपल है, डिस्काउंट बचा है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट में ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट होता है, वो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। एंड देन 3-4 और टर्म्स बचे, फिर आपके ये बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रीवियस जो हमने बीच में स्किप करा है ऑब्जेक्टिव्स पे एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे, देन आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिकॉज टर्म्स आपको क्लियर हो चुके हैं। सो अभी टिल देन यू ऑल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, and if you have any doubt then do ask in the comment section and take care of yourself, study hard and bye.